स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी कि पूरे साल का सिलेबस आपके साथ करेंगे यहाँ आरटी अकेडमी पर। क्लास 11th का आज लेक्चर है, चल रहा है ग्रेविटेशन। आज का लेक्चर छोटा है, कंसाइज है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 टॉपिक्स ही मुझे कराने हैं, ज्यादा काम नहीं कराना है, इसलिए स्टे ट्यून्ड विद अस और ये पूरा वीडियो देखिए। जो यहाँ पढ़ाया जाएगा आज के लेक्चर में, जो कुछ होगा आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। क्या एजेंडा है आज का? ऑर्बिटल वेलोसिटी सीखनी और एनर्जी कंजर्वेशन की थोड़ी बहुत बातें करनी, पोटेंशियल एनर्जी की बातें करनी। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पे कितनी है? तो सब ये जानते हैं कि ये रहा अर्थ का सेंटर और ये रहे हम। अर्थ का मास मान लेते हैं me और हमारा मास मान लेते हैं m, और इन सब के बाद हमारे सेंटर ऑफ मासेस के बीच का जो सेपरेशन है बेटा, वो हो जाता है RE के बराबर। तुम जानते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है Gm1 m2 अपॉन r का मतलब बीच का सेपरेशन। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, क्योंकि बाउंडेड सिस्टम की है, लॉजिकली नेगेटिव है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आ रही है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल से आ रही है, तो नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है। आप इस नेगेटिव साइन को नहीं भूलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल की बातें करें तो आप इसे नहीं भूलेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी को कहां निकालना है? चाहता है सरफेस पर। तो सरफेस तब आएगी जब इस r की वैल्यू आप RE के बराबर रख देंगे, यानी कि आप सरफेस पर पहुंच जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो यानी कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी Gm अपॉन RE। ये बन गया बेटे हमारे लिए फॉर्मूला। प्रॉब्लम की तो कोई बात नहीं, जवाब है हाँ बिल्कुल नहीं। अगला है ये, सरफेस ऑफ अर्थ से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं किसी हाइट पर। मान लीजिए कि ये सरफेस, ये अर्थ है, अर्थ की ये सर्कुलर टाइप की सरफेस आपको नजर आ रही है, अर्थ का सेंटर, और आप इसे C बोल दें। फिर आप तुरंत ये कहेंगे कि ये इसकी ना रेडियस है। रेडियस में भी कोई बुराई नहीं है, आप इसे RE नाम दे दें। सरफेस के मुकाबले में हमारी हाइट कुछ h हो गई, यानी हम सरफेस से कुछ h दूरी पर चले गए। कम है या ज्यादा है मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, बट आप इतना माने कि सरफेस से h हाइट पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास है m, और हम ये कह रहे हैं कि जो अर्थ का मास है बेटा वो है me। फिर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पर आप दोबारा आइए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आप याद कर पाएंगे वो ये कि Gm अपॉन स्मॉल r, यानी सेंटर ऑफ मासेस के बीच का सेपरेशन, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हमारा जो r है ये बन गया है RE प्लस h, क्योंकि अब दोनों के सेंटर ऑफ मासेस के बीच की दूरी RE प्लस h हो गई। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आज आ रही है एट h फ्रॉम सरफेस, सरफेस से h हाइट की दूरी पर क्या होगा? तो तुम लिखोगे माइनस Gm अपॉन r की जगह क्या लिखोगे बेटा? RE प्लस h। ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है मेरी बात? ये पोटेंशियल एनर्जी। और ध्यान रखिए बेटा, नेगेटिव साइन आप ना भूलें, ये इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है कि बाउंडेड सिस्टम है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, विशेष ध्यान रखना है। अच्छा चलो कुछ अच्छी बातें बताओ, अच्छी बातें बताते हैं, देखते रहिए। देखो बच्चों, सही 60 सवाल लेकर आते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है, लाइन में कुछ है नहीं, सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन तक के लिए ठीक है, रेफरेंस के लिए बनाई गई है। यहाँ 2 मासेस रखे हैं, छोटे बड़े मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसका मास m1 और इसका मास m2 बोल रहा हूँ, और ये कह रहा हूँ कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, और पूछा जा रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बहुत शानदार तरीके से निकाली जा सकती है, बहुत तरीके हैं इसको निकालने, लेकिन हम एक सिंपल मेथड इस्तेमाल करेंगे। क्या कि मान लो कि यहाँ पर कोई सिस्टम था ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं था, अच्छी बात। तो आप एक काम करिए कि इंफिनिटी से m1 को लेके आइए और वर्क डन लिखिए। आप कहिए कि W1 वर्क डन आपने किया, फिर इंफिनिटी से आप
M2 को लेके आइए और कहिए कि आपने W2 वर्क डन किया। और ऐसा करने में आपने एक सिस्टम बना लिया। सिस्टम बना लिया तो लॉजिकली टोटल वर्क डन जो होगा वो W1 प्लस W2 के बराबर होगा। ये दोनों वर्क डन कैसे लिखे जाएंगे वो समझना। बताता हूं आपको छोटी सी चीज। ये मत समझना कि अर्थ का केस पढ़ रहे हैं हम, यूनिवर्स में आइसोलेटेड है, 2 ही मास हमारे पास अवेलेबल है, जैसा सोच रहे हैं। अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करेंगे तो हमारे पास आंसर होता है Gm/r। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे तो आप लिखेंगे Gm/r × m, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल इनटू मास के बराबर है। पोटेंशियल कोई ना कोई मास की वजह से आया। हम पहले m को नहीं रखे हुए, यहाँ पे m1 को भी नहीं रखे हुए, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ m1 को इंफिनिटी से लाए। तो यहाँ पे कोई पहले उससे पोटेंशियल मौजूद है तो हम कहेंगे जब ये पार्टिकल है ही नहीं तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे नहीं। तो जो W1 रहा होगा वो रहा होगा पहले वाला पोटेंशियल इनटू m1, क्योंकि शुरुआत में कोई दूसरा पार्टिकल है ही नहीं जो इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा हो, तो जिसके अगेंस्ट हमको फोर्स लगानी हो, तो किसी फोर्स को हमने नहीं लगाया, इस वजह से जो W1 आया वो 0 आया। लेकिन जब m1 यहां सेटल कर दिया तो m1 की वजह से यहां पर उसकी वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल आ गया। तो जो पोटेंशियल 1 की वजह से आया वो लिखा गया Gm1/r माइनस में। और फिर जो W2 लिखा गया, सेकंड वाले मास को लाने में जो एनर्जी लगी तुम्हारी वो लगी पोटेंशियल इनटू मास। पोटेंशियल तुमने लिखा -Gm1/r और फिर मास का मल्टीप्लाई m2। फिर आपका जो टोटल वर्क डन है वो आपने लिखा 0 प्लस माइनस Gm1 m2/r, ये लिख लिया। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो बन गया -Gm1 m2/r, जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाकर वर्क डन करता है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। सर एक बात बताओ, ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है कि जब पहला मास आया, जब कोई सिस्टम में नहीं था तो कोई पोटेंशियल यहाँ पर नहीं था जिसके अगेंस्ट फोर्स लगानी हो, उसी प्रकार से सेकंड मास आएगा तो फर्स्ट के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम फिर वो वर्क डन लिखेंगे उसके पोटेंशियल से। ये मेथड आप अप्लाई करेंगे तो 2 का सवाल भी लगा लेंगे, 10 मासेस का भी सवाल लगा लेंगे। फॉर्मूला याद रखेंगे तो 2 का सवाल तो बनेगा, तीसरे का नहीं बनेगा। दिखाते हैं आपको कैसे मैं बोल रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, मैं यहां बना देता हूं आपके लिए, और सिंपलिसिटी के लिए क्या कर लें, सारी साइड्स को A मान लें, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि एक्सप्रेशन जो है यूनिफॉर्मिटी रहेगी, आपको डिफिकल्टी मैथमेटिक्स की नहीं होगी, कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। आप यहां पर एक बहुत बड़ा सा मास, नॉट बहुत बड़ा सा, सफिशिएंटली लार्ज m मास रख लीजिए, यहां पर भी m मास रख लीजिए और यहां पर भी m मास रख लीजिए। m मास रखने के बाद कहा गया कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये बड़ा सस्ता सा सवाल है लेकिन सोचने वाला है, आसानी से बच्चों को नहीं पता होता तो फिर भी देखें, आराम से आ जाएगा। करने का वही तरीका है कि मान लो कि सिस्टम में m1 m2 m3 जितने भी मासेस हैं ये हैं ही नहीं, इन्हें हम इंफिनिटी से ला लाकर अरेंज कर रहे हैं 3 पॉइंट्स पर, और ये अरेंज करने में जो हम वर्क डन करेंगे वो वर्क डन ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो मान लो कि तीनों नहीं, और सबसे पहले इंफिनिटी से इस पार्टिकल को यहां लाए और हमने W1 वर्क डन किया, उसको एस्टैब्लिश किया, वहां फिट किया, फिर इंफिनिटी से दूसरा मास लेकर आए और W2 वर्क डन किया। ये दोनों सेटल हो गए तो इन दोनों के अगेंस्ट इंफिनिटी से तीसरा मास सेटल किया और W3 वर्क डन किया। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल वर्क डन के बराबर होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। और ये टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3 के बराबर होगा। अब बहुत गौर से देखना बेटा, W1 W2 W3 सबसे पहले किसे लाया? M2। ये सब वहां पे है ही नहीं, तो यहां पर किसी भी मास की वजह से कोई पोटेंशियल पहले से मौजूद नहीं। ये जब था, जब इसको लेके आए और ये आया तो ये सब नहीं है, यानी इसको अट्रैक्ट और रिपेल करने वाला कोई आदमी नहीं है।
तो इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल भी नहीं। तो वर्क डन की अगर मैं बातें करूं तो वर्क डन 1 में पोटेंशियल 0 इनटू मास, ये वर्क डन होना है 0 ही आना है। तो पहले मास को लाने में तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना, कारण ये है वर्क डन का मतलब इस सिस्टम में कोई वर्क डन नहीं करना है। सेकंड मास को लाए तो W2 को देखो बच्चों, W2 का मतलब होगा पोटेंशियल इनटू मास, यानी कि M2 की वैल्यू m ही दी है बेसिकली, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। W2 यहाँ पर पोटेंशियल कितना, तो तुम कहोगे जब तुम सेकंड मास को लाए हो तो तुम सिर्फ फर्स्ट मास ही लाकर रखे थे, थर्ड मास लाकर नहीं रखे थे, तो यहाँ पर पोटेंशियल तो सिर्फ फर्स्ट मास की वजह से होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल लिखने जाऊं तो लिखोगे माइनस जी स्मॉल m अपॉन a, क्योंकि इस पॉइंट का यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो जी m अपॉन a होगा। तो जो सेकंड वर्क डन आपने किया वो लिखा जाएगा जी m अपॉन a इंटू m। तो अल्टीमेटली दिस बिकम्स माइनस जी m स्क्वायर अपॉन a। अगर मैं m1 m2 ले लेता ना बेटा तो भी फर्क नहीं पड़ जाता, तो m1 m2 के टर्म में आता। अभी मैंने mm बराबर लिए तो स्क्वायर बन गया, तो अब इससे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। अब चर्चा करें बेटा W3 की। W3 को गौर से देखना, जब हम थर्ड मास लाए तो हम फर्स्ट वाला भी सेटल कर चुके हैं और सेकंड वाला भी सेटल कर चुके हैं। अब इन दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स इस पर लग रहा है, यानी इन दोनों की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल आ चुका है। तो अगर किसी एक मास का वहां पर पोटेंशियल लिखना होगा तो हम लिखेंगे V1 प्लस V2 इंटू m, जो कि m3। तो पहले वाले का पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो हम लिखेंगे माइनस जी m अपॉन a, और दूसरे का पोटेंशियल देखेंगे तो भी लिखेंगे माइनस जी m अपॉन a, क्योंकि माइनस में पोटेंशियल रहता ही है, g की वैल्यू g है, ये मास m है और बीच की दूरी a है। अब आप क्या करें बेटा, अब कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पर m का मल्टीप्लाई, आपको पता चला माइनस 2 जी m बाई a इंटू m, तो अल्टीमेटली बन रहा है माइनस 2 जी m स्क्वायर बाई a, और ये रहा आपका एक बढ़िया सुंदर आंसर। तो आपके पास दो तरह के आंसर्स हैं, W1, W2, W3। W1 तो खैर बेकार ही। टोटल पोटेंशियल एनर्जी बेटा कैसे लिखी जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी कि पहले वाला तो 0, दूसरा वाला माइनस जी m स्क्वायर अपॉन a माइनस 2 जी m स्क्वायर अपॉन a, जोड़ोगे तो लिखोगे माइनस 3 जी m स्क्वायर अपॉन a। ये बन गई बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। याद रह जाएगा, बिल्कुल रहना चाहिए, आसान टॉपिक, क्लियर। चलो इसका अगला सवाल लगाते हैं, या इसी की एक ट्रिक बताते हैं, उसके बाद अगला लगाते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, समझना कैसे। सर हमें ज्यादा मासेस के सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ाया गया और बोर्ड की किताबों में लिखा भी नहीं होता, और अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इसको निपटाएं कैसे। तो देखो बेटा, इसको करने का एक बहुत सिंपल अच्छा प्यारा तरीका है, ट्रिक है ये सॉल्व करने की। रियल मेथड जो है वो पोटेंशियल वाला मैंने आपको बता दिया, बच्चे जानते नहीं है ये मेथड ज्यादा, लेकिन आप लोग इसे समझे कि कैसे किया जा रहा है। तो कोर डिटेल के लिए आप पुराना वाला टॉपिक जो है, पुराना तरीका, उसे देखें। शॉर्ट ट्रिक 1 मिनट में आंसर निकालने के लिए ये तरीका देखें। दोनों ही इफेक्टिव हैं, दोनों ही जरूरी है। अब क्या किया जाएगा, अब पेयर बनाए जाएंगे दो पार्टिकल के, क्योंकि तुम्हें दो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी पता है। एक ये पेयर बनाया, गौर से देख बेटा, एक ये पेयर बना, गौर से देख बेटा, एक ये पेयर बना। यू कैन मेक 3 पेयर्स आउट ऑफ इट, और हर पेयर में दो दो तुम्हारे पास मासेस हैं। तो पेयर 1 इसे कह दो, पेयर 2 इसे कह दो, पेयर 3 इसे कह दो। इन तीनों पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसका सम सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। आप इसे U1 बोल दो, इसे U2 बोल दो, और इसे बेटा U3 बोल दो। तो आप तुरंत कहो U टोटल क्या होने वाला है, तुम कहोगे U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 को देखो बेटा फर्स्ट वाले, तो तुम लिखोगे माइनस G, पहले वाला मास M, दूसरा वाला मास ऊपर वाला M, बीच की दूरी A। सेकंड को देखो, यहां भी वही केस है, सेकंड में भी वही है, माइनस G M M अपॉन A। थर्ड में देखो नीचे, यहां भी वही सीन है, G M M अपॉन A। बन क्या रहा है, माइनस 3 G M स्क्वायर अपॉन A। देखिए बेटा, पिछले वाला आंसर और अभी देखिए ये वाला आंसर सेम टू सेम आ रहा है, पर इसे लाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगा, सोचने में ज्यादा समय नहीं लगा। तो ये है आपका
शॉर्ट ट्रिक जिससे आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। चलिए इसी टाइप का दूसरा सवाल लगाते हैं ताकि आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सीख पाए। चलिए देखिए बच्चा, आपके पास एक स्क्वायर, हालांकि पता नहीं परफेक्ट स्क्वायर मुझसे बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आप इसे स्क्वायर ही समझें। इसकी साइड बच्चा ए है और ये साइड भी बच्चा ए ही है और लॉजिकली ये स्क्वायर बन चुका है। तो मैं यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। ये क्या है बच्चा? स्क्वायर है। ऑफ व्हाट साइड? तुम कहोगे साइड ए, ए साइड का स्क्वायर। हमने यहां पर इसमें एक मास बैठा रखा है, m बोल देते हैं। यहां पर इसमें एक मास बैठा रखा है, इसको भी m बोल देते हैं। यहां भी एक मास बैठा रखा है, इसको m बोल देते हैं। यहां भी एक मास बैठा रखा है, इसको भी m बोल देते हैं। मैंने सिंपलिसिटी के लिए m m m m ले रखे हैं, आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है। सवाल है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसमें पेयर बनाने की गाथा चालू करें। तो पेयर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक ये पेयर ले लेंगे, उसके बाद एक ये पेयर बना लें, उसके बाद एक ये पेयर बना लें, उसके बाद एक ये पेयर बना लें। अरे वाह, 4 पेयर बन गए। अभी और भी बन सकते हैं, गौर से देखना। उसके बाद एक ये पेयर बना लें, देखें कौन सा? दिख रहा है पेयर? दिख रहा है। इसी प्रकार से एक ये पेयर बना लें, ये पेयर बना लें। तो आपको इतने सारे पेयर दिख रहे हैं। आप पेयर्स में उनके नामकरण संस्कारों को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पेयर 1 है बेटा, इसे आप पेयर 2 बोल लें, इसे आप पेयर 3 बोल लें, इसे आप पेयर 4 बोल लें। एक डायगोनल जो है वो पेयर 5 है और एक डायगोनल जो है वो पेयर 6 है। और आप सबकी बातें करें। अब आप अगर डायगोनल देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि डायगोनल क्या है, तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो दूरी है डायगोनल की, ये तो √2a है। तो फिर 4 पेयर्स कैसे बन रहे हैं समझना। हम लिखेंगे -GMM/a, ये हो गए हमारे साइड वाले GMM/a, 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 GMM/a। सबके सब सेम है क्योंकि मैंने m1 m2 करके नहीं लिया है। तो 4 बार है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये हो गया बेटा साइड्स की बातें। अब डायगोनल्स की बातें करें तो लिखेंगे GMM/√2a, क्योंकि बीच की दूरी √2 है। तो माइनस साइन तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोटेंशियल अट्रैक्टिव है। GMM/√2a। वैसे कितने डायगोनल तुम्हारे पास? सर 2 डायगोनल है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डायगोनल वाले पेयर की है। अब जब आप इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे U टोटल, तो आप लिखेंगे बेटा √2, क्योंकि √2 से वो 2 कट जाएगा, ठीक, माइनस लगा -√2 GM²/a और उसके बाद आएगा बेटा -4 GM²/a। ये है हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, इस ट्रिक से अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो ये 2 लाइनें यहां आपने लिखी और एक तीसरी लाइन में आपका आंसर आ गया। अगर आप पुराने मेथड, जो कि ये मेथड है वर्क डन निकालने वाला, इससे करेंगे तो ट्रायंगल तक के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ट्रायंगल के बाद बेटा कोई क्वेश्चन से यहां से कोई क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, इतना लंबा चला जाता है कि आप इरिटेट हो जाएंगे। इसलिए आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करें और किसी भी तरह के शेप का आंसर निकाल सकते हैं। ये है पोटेंशियल एनर्जी निकालना। इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन में एक टॉपिक हम पढ़ते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो एनर्जी कंजर्वेशन से लगता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन की स्टोरी क्या है? मान लीजिए कि हमारी धरती पर है अर्थ, और अर्थ का रेडियस भी आपको मालूम है,
अर्थ का रेडियस आर ई करके हम डिनोट कर रहे हैं, 6400 किलोमीटर ये रेडियस पाया जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, लेकिन फिर भी ठीक है। आप पाए कि हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, जिससे ये इंश्योर हो रहा है कि हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को लेके बैठे हुए हैं और इसे अब ऊपर की तरफ शूट करना है। हमने इसे वर्टिकली शूट किया विद सम वेलोसिटी u और पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर तक जाएगा। जब भी कभी पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो सकती है, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में आते हैं। दो कॉन्सेप्ट्स में पहला कॉन्सेप्ट आता है काइनेमेटिक्स वाला, यानी फ्री फॉल वाला, कि कितना ऊपर पार्टिकल जा सकता है, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जाती है। वो सिर्फ तब काम करता है जब वेलोसिटी पार्टिकल की 10, 20, 30 मीटर पर सेकंड हो, यानी लो वेलोसिटीज के लिए होल्ड करता है। अगर पार्टिकल को इतना तेज फेंका गया है कि 5-6 किलोमीटर तक ऊपर चला जाए, तो लॉजिकली 5, 6, 7, 8 किलोमीटर ऊपर जाने पर ग्रेविटी चेंज हो जाती है, एक्सेलरेशन बदल जाता है, पुरानी इक्वेशन काम नहीं करती। तो वहां पे ग्रेविटेशन के फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन से बात बनेगी। अगर मेरा पार्टिकल इतनी हाइट तक पहुंचा, अर्थ के सरफेस से इतनी हाइट तक पहुंचा, जिसे हम आगे चल के ऐसा कुछ h बता रहे हैं, ठीक, अपनी हाइट हमने मानी h, यहां तक चला गया मेरा पार्टिकल, ये बताया। तो लॉजिकली यहां तक पार्टिकल गया, मतलब यहां के ऊपर नहीं गया। जहां के ऊपर नहीं गया वहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इस प्रकार से हम यहां पर एक पॉइंट मानते हैं a बच्चा, और यहां पर मानते हैं b। a और b इन दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग EC between A and B। A और B के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन इस्तेमाल करें। गौर से देखिए बेटा, A पॉइंट पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और B पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ये A की बातें हैं, ये B की बातें हैं। A पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GMEm/RE होगी। अभी हम लोगों ने पहले स्लाइड यही देखी थी कि सरफेस पर अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और काइनेटिक एनर्जी को तो 12mU² लिखा ही जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे -GMEm/RE+H। ये रही पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, क्योंकि H आइटम ऊपर जा चुका है। पार्टिकल उस B पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी 0 कर चुका है, रुक चुका है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब क्या किया जाए? अब कुछ खास ना करें, इस माइनस से इस माइनस को निपटाएं। तो देखो क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस GMEm/RE, और यहां लिखेंगे -12mU², और यहां से रहेगा ये GMEm/RE+H। ये रहा हमारा फॉर्मूला। जब M कैंसिल आउट हो गए, तो जितनी हाइट तक ये प्रोजेक्टाइल जा सकता है, अगर आप यहां पर कोई ना कोई वेलोसिटी फिक्स कर दें कितनी वेलोसिटी से फेंका है, तो उसके बाद मास ऑफ पार्टिकल डिसाइड नहीं करेगा कि कौन ऊपर जाएगा और कौन कम ऊपर जाएगा। फिलहाल हम इस पूरे के पूरे टर्म को जो यहां ब्रैकेट में लिखा है, इसे उठाकर नीचे भेज दें और RE+H को ऊपर ले जाएं। तो हमारे लिए लिखा गया RE+H इक्वल टू GME होल डिवाइडेड बाय GME/RE माइनस हाफ ऑफ U²। ये तो सस्ता टर्म है, आपने कोई स्पीड दी होगी। ये GME/RE ये बड़ा खतरनाक टर्म है, इसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। मैं इस टर्म में जानबूझकर RE का मल्टीप्लिकेशन और RE का डिवीजन कराता हूं, तो GME/RE² वाला टर्म ये बन जाएगा, और GME/RE² तुम जानते हो कि ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ पे होती है। तो GME/GRE प्लस माइनस हाफ U²। इसे सॉल्व करोगे तो तुम पाओगे कि लिखा गया है 2GME/2GRE माइनस U²। ये है बेटा RE+H की वैल्यू, तो H की वैल्यू बेटा आएगी 2GME/2GRE माइनस U² माइनस RE। अब ये सारा कुछ वेरिएबल में है, और आप बहुत गौर से देखें तो सारी वैल्यूज स्टैटिक हैं।
इन वैल्यूज को ग्रेविटेशन में कभी भी वैल्यूज सॉल्व नहीं करी जाती हैं, हमेशा स्टैटिक वैल्यूज पर ही आंसर निकाला जाता है, क्योंकि जब भी ये निकालेंगे तो कोई भी वैल्यूज में चेंज होनी नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं ये, जी आर ई कैपिटल जी एम ई, ये बदलने वाले नहीं। तो आप जब हाइट निकालेंगे तो आप बस इतना पूछेंगे कितनी स्पीड से फेंका गया, इस फॉर्मूले में यहां पर स्पीड पुट कर दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज तो आपको पता ही है, फटाफट यहां डालिए, कैलकुलेट करिए, एच आ गया। तो आपको पूरा पूरा बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको डेरिवेशन पूछी जाए तो आप दिखाइए, और ना पूछी जाए, फॉर्मूला ये सिर्फ सवाल पूछा जाए कि इतनी स्पीड से फेंका गया, बताओ कितनी हाइट तक जाएगा, तो आपको कुछ खास नहीं करना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, स्पीड की वैल्यू यहां डालते जाइए और कितनी हाइट तक प्रोजेक्टाइल जा रहा है वो लगाते जाइए, काम खत्म। ये है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये एच मैक्स भी लिखा जा सकता है कि इसके ऊपर पार्टिकल नहीं जा रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रही चीजें। और एक असम्पशन ना भूलें कि हमने परपेंडिकुलर टू द सरफेस फेंका है, अगर हम थोड़ा सा भी इंक्लाइन करके फेंकेंगे तो पार्टिकल जो है वो अर्थ पे परपेंडिकुलर ना गिर के एलिप्टिकल पाथ में गिरता है, और एलिप्स की इक्वेशन हमने पढ़ी नहीं है, इसलिए वो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। फिलहाल एक आखिरी चीज आती है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आज का एजेंडा है, मैं तो स्टार्ट करके छोड़ दूंगा, अगले लेक्चर पे ही इसको डिटेल में लेंगे। फिलहाल कुछ ऐसा समझिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है। ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट से, ऑर्बिट मतलब किसी के चारों तरफ गोल गोल कुछ घूमेगा, तो कुछ वैसी बातें होंगी। मान लेते हैं कि बीच में हमारे पास कहीं सेंटर पर अर्थ है, अर्थ को बहुत छोटा बना लिया गया है, बहुत दूर से हम सोच रहे हैं इसे, ठीक, और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट है। इस सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के जो सैटेलाइट्स हैं वो घूम रहे हैं, हम इसे आर बोल देते हैं, ठीक, और जो आर रेडियस है वो फ्रॉम सेंटर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये विशेष ध्यान रखना है, आर फ्रॉम सेंटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर ई बराबर एच हो जाएगा। क्या मतलब है ये, ध्यान से देखें, ये फ्रॉम सरफेस हो जाएगा, भाई सेंटर से ले रहे हो तो आर लिख रहे हो स्मॉल आर, और अगर आर ई हमारे अर्थ की रेडियस है तो बचा कितना, आर ई माइनस आर ई, तो वही एच है हमारा सरफेस हाइट एच, ये दिमाग में रखना। यहां पर हम मून मान लें या कोई भी छोटा मोटा सैटेलाइट मान लें, वो एम है, और हम पाते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए किसी ना किसी वेलोसिटी से घूमेगा तभी सर्कल में घूम पाएगा, तो हम इसे v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल देते हैं, ऑर्बिट में घूमने वाली वेलोसिटी। ये कैसे सेटल हो रही है, डिस्टेंस कैसे डिसाइड होगी, वेलोसिटी कैसे डिसाइड होगी, अगले लेक्चर में करेंगे। आज डेरिवेशन का पार्ट कर लेते हैं। ये घूम रहा है किसी स्पीड से, सर्कल में घूम रहा है, तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरत होगी। जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसका फॉर्मूला होगा mv²/r, ये mv²/r, और ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है, तो gmem/r²। r से r कैंसिल कर लो, m से m कैंसिल कर लो, इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड कर रही है, पार्टिकल के मास पे नहीं कर रही। मतलब ये हुआ कि अगर ये मून है तो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी होगी, रेडियस अगर बराबर कर दें तो, और अगर मून आधा भी हो जाए और रेडियस उतनी रहे ना बदले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने v नॉट की जो वैल्यू लिखी वो लिखी √gme/r, और इसी को अगर और सुंदर तरह से लिखना चाहो, जिसमें अर्थ की रेडियस का फॉर्मूला लगाना चाहो, तो लिख सकते हो r की जगह re प्लस h। ये रहा ऑर्बिटल वेलोसिटी का केस, ठीक, ये रही आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। हो गए सारे एजेंडा क्लियर आज के, जितने टॉपिक सोचे थे, एनर्जी कंजर्वेशन, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन, वो हो गया समाप्त। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, रेडियस कैसे डिसाइड होती है, सैटेलाइट कैसे लॉन्च होता है, ये सारी चर्चा आगे के 2 लेक्चर्स में करेंगे और ग्रेविटेशन को समाप्त करेंगे। फिलहाल आज की कहानी खत्म, और अब चर्चा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर साइड, और हमें फॉलो करते रहिए। फॉलो करेंगे तो पूरे साल का कोर्स आरटी एकेडमी पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स का मिलेगा। इंद्रजीत सिंह मेरा नाम है, आरटी एकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ। जो यहाँ पढ़ाया जाएगा आपके पेपर में वही आएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में सैटेलाइट के लॉन्चिंग के साथ।